नमस्कार। आज एक और शब्दों के जादूगर की जादू सा बिखेरने वाली कहानी विचित्र होली मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये कहानी है। देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना, मजा लेके सुनना, आनंद के साथ सुनना। चलिए शुरू करते हैं। होली के दिन मास्टर AB क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिश्ती, ग्वाला, धोबी सभी होली मना रहे थे। उन सब ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय वाटिका में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे, पर रह रह कर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि कहीं साहब आ तो नहीं रहे हैं। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान सामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उनका जब जी चाहे आए। मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, अब आगे इसकी नौकरी न करूँगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर न पाओगे, 4 पैसे ऊपर की आमदनी है, बेकार में छोड़ते हो। नूर अली, अजी लानत भेजा ऐसी नौकरी को, अब मुझसे गुलामी ना होगी। यह हमें जूतों से ठुकराएं और हम इनकी गुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है। आओ तुम लोगों की दावत करूं। चले आओ कमरे में, आराम से मेज पर डट जाओ। यह बोतलें पिलाऊंगा कि जिगर ठंडा हो जाएगा। साइस, और जो कहीं साहब आ जाए। नूर अली, वह अभी नहीं आने के, चले आओ। साहबों के नौकर आमतौर पर शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यह बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक खुद बोतल की बोतल उड़ेल जाता है तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। यह न्योता पाकर सबके चेहरे खिल उठे। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मंजीरे छोड़ छाड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर गिलास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वालों ने जब यह मज़ेदार चीज़ पाई तो गिलास लुढ़ खाने लगे। खान सामा उन्हें बराबर उत्तेजित करता जाता। जरा देर में सबों के सिर फिर गए, भय जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा। नूर अली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया, वहीं मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सब के सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगे। हू हुक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मारपीट, बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए थे मानो अपने घर में हैं। कुर्सियां उलट गईं, दीवारों पर भी तस्वीरें टूट गईं। एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू किया। यहाँ जमकर हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागरमल का आगमन हुआ। उन्होंने यह दृश्य देखा तो चकराए। खानसामा से पूछा, यह क्या गोलमाल है शेख जी? साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का आदेश ही है ऐसा, तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाला साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि प्रजा के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में सम्मिलित हो। तभी तो यह आदेश दिया है, नहीं तो इनसे विचार ही न मिलते थे। आइए तशरीफ रखिए, निकालो कोई मज़ेदार चीज़, अभी हाल ही में विलायत से पार्सल आया है। राय उजागरमल बड़े उदार प्रकृति एवं विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो एकमात्र करता ही थे। अंग्रेजों से उनकी खूब गाढ़ी छनती है और मिस्टर क्रॉस तो उनके अच्छे मित्र ही थे। जिलाधीश से चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा ये बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मज़ेदार चीज़, कुछ गजल भी हो। नूर अली, हुजूर आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर ही से पीकर चले थे। यहाँ कई गिलास चढ़ाए तो जवान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ। उजागरमल, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं, भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से रंग पिचकारी वगैरह लाए। साइस से बोला, क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बड़ी बहार है, होली है। उजागरमल गाते हुए,
आज साहब के साथ मेरी होली मनेगी, आज साहब के साथ मेरी होली बनेगी। खूब पिचकारी चलाऊंगा, घसीटे खूब अबीर लगाऊंगा, ग्वाला खूब गुलाल उड़ाऊंगा, धोबी बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा, अर्दली खूब गाने सुनाऊंगा। उजागरमल, आज साहब के साथ मेरी होली बनेगी। नूर अली, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब की मोटर आ रही है। सेठ जी ये लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए। और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए और तुम लोग भी उन्हें उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब मारे खुशी के फूल जाएंगे। ये लो मोटर अहाते में आ गया, खबरदार। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे नौकरों को बुलाने, पर वहां तो जोरों से चौताल हो रहा था, सुनता कौन। चकराए, ये मामला क्या है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम में से गाने की आवाज आ रही थी। अब क्या था, पजामे से बाहर हो गए, चेहरा खराब हो गया, हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर चले। लेकिन अभी तक एक कदम दरवाजे से बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े रंग से तर हो गए, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइस गवाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल की कालिख का पाउडर लगा दिया। साहब के गुस्से की सीमा न रही, हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब प्रसन्न होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा काफुर हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर। सेठ उजागरमल ने यह दृश्य देखा तो ताड़ गए कि नूर अली ने झांसा दिया, एक कोने में दबक रहे। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। सेठ साहब के होश उड़ गए, तेजी से कमरे के बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर शैतानों की तरह भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने धम धम खटपट सुनी तो चौंका, कनौतियां खड़ी की और फिटन को लेकर भागा। विचित्र दृश्य था, आगे आगे फिटन, उसके पीछे सेठ उजागरमल, उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बेतहाशा दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठे। हाथे के बाहर सड़क तक घुड़दौड़ रही। आखिर में साहब रुक गए। मुंह में कालिख लगाए अब और आगे जाना हास्यजनक प्रतीत हुआ। यह विचार भी हुआ कि सेठ जी को काफी सजा मिल चुकी, अपने नौकरों की खबर लेना भी आवश्यक था। लौट गए। सेठ उजागरमल के जान में जान आई, बैठकर हाँफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बिठा दिया। लाला उजागरमल शहर सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजों की भावी शुभकामनाओं पर पूरा यकीन था। अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और देश की उन्नति के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं में साथियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजों में इधर उसका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें दे दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था, इसलिए मुंह से चाहे वह असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उसकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लें। वह असहयोगियों की करतूतों का खूब बढ़ा चढ़ाकर बयान किया करते थे और अधिकारियों की करतूतों को इन गढ़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में उन पर खूब हंसते थे। जैसे जैसे सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान भी बढ़ता था। वह अब पहले की भांति भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे और जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया, उसकी असहयोगियों से मिली भगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना गुस्सैल होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है कि हमें यह लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभाव का इतना घमंड है। ये मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि यह जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे वह केवल धोखा था। मन में ये हमें अब भी नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग का कोई बाण नहीं था। हम बड़े दिन में गरजे जाते हैं, इन्हें गालियां देते हैं। वह हमारा त्योहार नहीं है, पर यह जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा।
हाँ, इतना अपमान! मुझे उसके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी, इसी से ये सब शेर हो जाते हैं। कोई शक नहीं कि यह सब हमें मिलाकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हृदयगत भावों ने उग्र रूप धारण किया। मेरी यह अधोगति अपने अपमान की याद रह रहकर उनके चित्त को विवल कर रही थी। यह मेरे सहयोग का फल है, मैं इसी काबिल हूँ। मैं इनकी मिलनसार बातें सुन सुनकर फूला न समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि आज़ादी और गुलामी में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वह हास्यास्पद नहीं, मैं स्वयं निंदा किए जाने योग्य हूँ। वह अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की ओर लपके। वहां पहुंचे तो एक बड़ी सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत, छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए न्योता दिया था। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी इंतजाम किया गया था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से तो उतरे, पर सभा स्थल में जाते झिझक होती थी। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सबके सब हैरत में पड़कर उनकी ओर देखने लगे। ये खुशामदियों की हैरत आज यहाँ कैसे भूल पड़े? इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में देशभक्ति का प्रस्ताव पास कराना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागरमल ने उच्च स्वर में कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामद करने वालों की क्षय। सेठ जी ने उच्च स्वर में कहा, जी हुजूरों की क्षय। यह कहकर वह सभी मौजूद लोगों को हैरत में डालते हुए मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपके साथ सहयोग नहीं किया था, उसे माफ़ कीजिए। सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया। जिलाधीश ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती की है। मैं वहां से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया। खूब कांटे बोए। उनको याद करके ऐसा जी चाहता है कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज, हाँ जरूर कर दीजिए, आपसे ना बने तो मैं तैयार हूं। प्रधान की आवाज, ये कटु वाक्यों का अवसर नहीं है। नहीं, आपको यह दुख उठाने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं यह काम भली भांति कर सकता हूँ, पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करने हैं। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। उम्मीद करता हूँ कि जीवन के बचे हुए दिन इसी प्रायश्चित करने में, यही मुंह की कालिमा धोने में काटूं। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का मौका दीजिए। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आप पर न्यौछावर करता हूँ। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली किसी कहानी में। तब तक नमस्कार।